हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी के सामने चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये हम आज देखेंगे। तसल्ली से समझिए रिसोर्स क्या होता है। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। रिसोर्स एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग इज नोन एज रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी जरूरत को पूरा करे वो रिसोर्स कहलाती है। मेरे पास ये मार्कर है, डायरी है, मेरा माइक है, ये सब रिसोर्स है। रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से बांटा भी गया है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स के अंदर खासियत क्या होनी चाहिए। सबसे पहली खासियत, रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने का मतलब है कि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब इस तरीके का वो हो कि उसको हर व्यक्ति अवेल कर सके। तीसरा इसमें आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, उसको आसानी से हम एक्सेप्ट कर पाए, आसानी से हम उसको यूज में ले सकें, ऐसा वो होना चाहिए। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक में भी गिवन है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तसल्ली से देखिएगा। पहला है बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जन्म के आधार पर आखिर कोई रिसोर्स किस तरीके का है, वो बायोटिक है या एबायोटिक है। बायोटिक का मतलब जिसमें जीवन है, एबायोटिक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है। जीवन है का मतलब मैं आपके सामने एक रिसोर्स हूं, मैं जीवित हूं। जीवन नहीं है का मतलब ये मार्कर, इस मार्कर में जीवन उपलब्ध नहीं है। इसी के बाद दूसरे पर आइए, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि आखिर क्या वो हमेशा बना रहेगा, क्या वो दोबारा बन सकता है, क्या वो रिन्यूएबल है। इस तरह की कंडीशन आएगी। तो इसमें दो हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब जिसको आप दोबारा बना सकें, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको आप दोबारा नहीं बना सकते। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इंडिविजुअल रिसोर्स वो है जो कि खुद का है। मान लीजिए ये मार्कर मेरा है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्स वो है जिसके ऊपर एक कम्युनिटी का या एक समुदाय का पूरा पूरा अधिकार हो, जैसे कि गांव में पाए जाने वाले कुएं, गांव के तालाब, ये सब। उसके बाद नेशनल रिसोर्स उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर देश की बाउंड्री में पाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक नई कंडीशन और जुड़ जाती है, किसी भी देश की कोस्टल बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी चीज आएगी वो भी उसी देश का नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। किसी भी देश के 12 नॉटिकल माइल्स जो उसकी बाउंड्रीज के पास का इलाका है वो भी उसी में आएगा। इसी का परिणाम है हमारे यहाँ पर मुंबई खाई, जहाँ से हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको निकाला जाता है, वो इंडिया का हिस्सा है। इसके बाद अगर हम देखें तो आप नए पॉइंट पर आइए, इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिस पर पूरी दुनिया का अधिकार है उनको इंटरनेशनल रिसोर्स कहा जाता है। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा, ऐसे रिसोर्स जिनके ऊपर पूरी दुनिया का अधिकार है उनको इंटरनेशनल रिसोर्स कहा जाता है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर 4 टाइप आपको दिए गए हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। वो सभी रिसोर्सेज होते हैं जो आपके पास आज अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनको यूज लेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में यूज लेने का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में ये पाए जाते हो और इनको आप फ्यूचर में यूज लें। एग्जांपल के लिए राजस्थान के अंदर पाए जाने वाली सोलर एनर्जी, राजस्थान के अंदर पाए जाने वाली विंड मिल्स की एनर्जी, इसको हम कभी फ्यूचर में यूज लेंगे और ये प्रॉपर रीजन में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमको पता हो वो सभी डेवलप्ड रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को कहा जाता है जो कि हमारे पास भारी मात्रा में अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनको आज के समय में यूज लेना नहीं जानते। टेक्निकली हम उनको यूज लेना नहीं जानते, इस वजह से वो हमारे पास उपलब्ध तो हैं पर उनको हम लंबे समय तक यूज नहीं ले पाते। इसका एग्जांपल H2O। H2O का मतलब वाटर। वाटर आप सभी को पता है, 2 कंपाउंड हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के साथ में बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम अलग करते हैं तो ये दोनों इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, इनसे आग जलाई जा सकती है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि वाटर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर पाए तो आने वाले कल के अंदर हमारे पास फ्यूल की काफी अच्छी मात्रा पाई जाएगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसके बाद आता है रिजर्व्स
ऐसी कोई भी चीज जिसको हम यूज में लेना जानते हैं लेकिन हमने उसको फ्यूचर के लिए छोड़ा हुआ है, वो सब कहलाएगा रिजर्व टाइप ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आइए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? रिसोर्स डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज में लें कि आने वाले कल के अंदर हमको पछतावा ना हो। तो इसके लिए क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पर रखे हैं, देखिए। पहला है फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। हम किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज में ना लें कि वो कुछ लोगों का लालच पूरा करे। मैं बात को दोहराऊंगा, हम किसी भी रिसोर्स को इस तरह से यूज में ना लें कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लालच को पूरा करे। जरूरत और लालच में फर्क होता है। इसके बाद सोसाइटी डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर। रिसोर्सेज को आज हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि पूरे तरीके से समाज में दो हिस्से बन गए हैं, अमीर और गरीब। और अमीर और गरीब ये किसी भी प्रकार का डिवाइडेशन किसी भी देश के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यूज करना एक अलग बात होती है, पर किसी चीज को वेस्ट करना, किसी चीज को बिगाड़ना, वो हमेशा ही नुकसानदायक है। तो यहाँ पर कहा गया है किसी भी रिसोर्स को हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज में ना ले, मतलब एक्सप्लॉइट ना करें। इसके बाद आइए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक नया टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज के समय में भी हम किसी रिसोर्स को यूज में ले लें और आने वाले कल के अंदर भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। एग्जांपल, आपके पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर हम यूज लेना चाहते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज इस तरीके से लिया जाए कि आज भी हम उसको यूज में ले लें और आने वाले कल के अंदर भी हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड में 1992 ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है, यहाँ पर एक मीटिंग की गई और उसको नाम दिया गया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का एजेंडा साफ शब्दों में था कि जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि वो प्रॉब्लम्स ना हो। और इन सभी कामों को पूरा करने के लिए रियो डी जेनेरियो ने एजेंडा 21 को ऑप्ट किया। एजेंडा 21 का सिर्फ इतना सा मकसद था कि जितने भी लोग शामिल हुए हैं 1992 की जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट थी, इसके अंदर अप्रॉक्स 100 हेड्स अलग अलग नेशंस के आए थे और उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इन 100 हेड्स के लिए साफ शब्दों में कहा गया कि आप हमारे पास में आए हैं, आपसे हमने जिन भी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया है उन सभी बातों को आप अपने अपने देशों में फैलाएंगे और इस पॉइंट को रखा गया एजेंडा 21 के नाम से। अब हम आते हैं नए कंसेप्ट पे। दिस वन इज लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब जमीन को यूज किस तरीके से किया जाता है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर हर प्रकार के काम देखने को मिलते हैं, सड़कें मिलती हैं, मैदान मिलते हैं, स्कूल ग्राउंड हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। तो आखिर पूरी जमीन को हमने किस किस तरीके से यूज में लिया है या फ्यूचर में हमको यूज में लेना है, इन बातों को समझाने के लिए ये कंसेप्ट है। तसल्ली से समझे। पहला है फॉरेस्ट। जितना भी एरिया जिसके अंदर विदाउट इंटरप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज डेवलप हो जाती है उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन जितनी भी है वो सब फॉरेस्ट में काउंट होती है। उसके बाद आता है बैरन लैंड। ऐसी जमीन जिसको कि खाली छोड़ दिया जाता है या फिर जो जमीन बंजर हो जाती है उसको बैरन लैंड कहा जाता है। वेस्टलैंड। वेस्टलैंड वो लैंड होता है जो कि ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज के नहीं होने के कारण जो ज्यादा से ज्यादा आसपास के माहौल के अंदर ढल नहीं पाती जमीन और उसके ऊपर खेती नहीं हो पाती, तो वो वेस्टलैंड होती है। ये उपजाऊ होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होने की वजह से इनका यूज नहीं हो पाता। परमानेंट पास्चर्स कुछ ऐसे मैदान होते हैं जो कि जानवरों के लिए ही छोड़ दिए जाते हैं, उनको परमानेंट पास्चर्स कहा जाता है। और अगला कंसेप्ट भी ग्रेजिंग लैंड यही है। फिर आता है कल्चरेबल
वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड वो जमीन होती है जो जमीन तकरीबन 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है। उसको खाली छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा, आने वाले समय के अंदर उस जमीन की फर्टिलिटी बनी रहती है, वो जमीन खराब नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड वो होती है जो जमीन पूरे तरीके से खाली छोड़ दी गई हो। इसकी भी 3 कैटेगरीज हमको दी गई हैं। पहला आपके पास में है करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड वो होती है जिसको कि आपने 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ा है, उसको करंट फैलो लैंड कहा जाता है। इसके अलावा अदर देन करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड वो जमीन होती है जो कि 1 साल से 5 साल तक के लिए खाली छोड़ी जाती है। ध्यान दीजिएगा, या तो 1 साल से ज्यादा या 5 साल से कम, जब इस तरह की जमीन जो होती है उसको करंट फैलो लैंड से अलावा मींस अदर देन करंट फैलो लैंड कहा जाता है। इसके बाद आइए नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया आपके पूरे देश में जितनी जमीन जिसके ऊपर खेती की जाती है और 1 साल की एक बार में फसल उपलब्ध की जाती है, ली जाती है, उसको नेट्स ऑन एरिया NSA कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। दिस वन इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। आखिर हमारे यहाँ पर जमीन किस किस तरीके से यूज में ली जाती है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर टोटल जमीन जो है वो अर्थ की 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पूरी अर्थ की जो 100% जमीन है उस पर से 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा हमारे पास है। इसमें से सिर्फ 93% लैंड हमारे यूज की है, क्योंकि इसके अलावा जो जमीन है वो हमारे काम में नहीं आ सकती। रीजन, किसी पर बहुत सारे पहाड़ हैं, किसी पर अनेकों प्रकार की अलग अलग फीचर्स हैं, कहीं पर दलदल है, तो वो हमारे काम की नहीं है। उसके बाद आइए NSA वरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। बिल्कुल सही, नेट्स ऑन एरिया हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। किसी स्टेट में NSA ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। रीजन, स्टेट्स भी साइज वाइज अलग अलग होते हैं। इसके बाद आइए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। 1952 के अंदर एक पॉलिसी जनरेट की गई, उसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का मकसद सिर्फ इतना सा था कि पूरे वर्ल्ड में हर क्षेत्र, हर देश में कम से कम 33% एरिया को फॉरेस्ट कवर्ड रखा जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में आज के समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम देखें तो 21% एरिया ही फॉरेस्ट कवर में आता है। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम NFP जो कि 1952 में जनरेट हुई थी, इसके प्रोस्पेक्टस को आगे बढ़ाएं। इसके बाद कंसेप्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जमीन का खराब होना। जमीन खराब होती है, ये बिल्कुल सही है, जमीन खराब होती है। जमीन अगर आप उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो खराब होती है। जमीन में अगर आप ज्यादा खेती करेंगे तो वो खराब होती है। जमीन में अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो वो खराब होती है। तो इसीलिए जमीन को हमें प्रॉपर तरीके से यूज लेना चाहिए ताकि जमीन हमारे पास बनी भी रहे और वो खराब भी ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं लैंड कंजर्वेशन की। जमीन को बचाने की जो भी कोई प्रोसीजर है वो सब लैंड कंजर्वेशन में आती है। एग्जांपल, पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज लेना, क्रॉप साइकिल को अपनाना, अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साल भर में उगाना, जमीन को बीच बीच में फैलो मींस खाली छोड़ना, ताकि आने वाले कल के अंदर जमीन प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स के साथ फसल उगा सके। इसके बाद आते हैं नए टॉपिक पर। दिस वन इज क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। आप सभी को पता है हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स सॉइल है और उस सॉइल को पूरे तरीके से यूज में लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हिस्सों में या फिर किस किस प्रकार की मिट्टी में क्या क्या खासियत होती है। तसल्ली से समझिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा काम की जो हमारे पास में मिट्टी है वो एलुवियल है। एलुवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें फर्टिलिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये हमारे देश के जो नदर्न पार्ट है उनमें पाई जाती है। नदर्न पार्ट इन द सेंस यूपी, बिहार, जिन जिन क्षेत्रों में ज्यादा नदियां बहती हैं वहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मतलब काली मिट्टी।
काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है कॉटन कल्टीवेशन में, ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है कॉटन कल्टीवेशन में, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें थोड़ी चिकनाई होती है, ये सिल्टी होती है, क्लेई होती है। चिकनाई होने की वजह से इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। उसके बाद आइए रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल ये हमारे देश के कुछ ऐसे इलाकों में पाई जाती है जो कि कोस्टल एरियाज हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी इलाके जहां पर आयरन ओर ज्यादा पाया जाता है। आयरन ओर ज्यादा मिलने की वजह से इसका रंग रेड होता है, और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो यही मिट्टी येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का निर्माण लेटर वर्ड, जो एक ग्रीक वर्ड है, इससे लेटेराइट शब्द का जन्म हुआ। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, मींस किसी चीज का ईंट जैसा होना और टूटना। तो यहाँ पर जो बात रखी गई, इस प्रकार की मिट्टी को यूज में लिया जाता है। इसको आप अलग अलग तरीके से जमीन के अंदर फसल उगाने में यूज में ले सकते हैं, बशर्ते इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों को डालना पड़ेगा, डिफरेंट मैन्योर्स वगैरह का यूज लेना पड़ेगा, तो ये आपके काम आ सकती है। इसके बाद आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को रेगिस्तानी सॉइल भी कहा जाता है, ये डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है। भारत के राजस्थान के अंदर जैसलमेर का जो हिस्सा है वहां पर एरिड सॉइल पाई जाती है। इसको भी अगर आप यूज में लेना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फर्टिलाइजर्स, ज्यादा से ज्यादा मैन्योर का यूज लेना होगा, जिससे कि ये आपके काम आ सके। इसके अलावा लास्ट आती है आपके पास फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, इसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका निर्माण होता है जब बहुत तेज बरसात आती है तो पहाड़ों पर पाए जाने वाले जंगलों का जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब पानी के साथ बहकर और नीचे आकर जमीन पर डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी वजह से जो मिट्टी बनती है उसको फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। दिस वन इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब जमीन का खराब होना या जमीन में कटाव होना। जमीन जो है आपके पास दो बड़े फैक्टर्स से कटती है या फिर अपनी जगह छोड़ देती है। वो दो फैक्टर्स हैं रनिंग वाटर या विंड। अगर बहता हुआ पानी बहुत तेजी से बह रहा है तो वो किसी भी जमीन के अंदर कटाव पैदा कर सकता है, और जब तेज हवा चलती है तो वो भी जमीन के ऊपर से बहुत सारे मिनरल्स को उड़ा देती है, और उसको कहा जाता है शीट इरोजन। बहते पानी से भी हो जाता है और तेज हवा से भी हो जाता है, उसे कहा जाता है शीट इरोजन। इसके बाद कुछ कंजर्वेशन मेथड आपके यहाँ पर पहला बताया गया कंटाउर फ्लोइंग। अलग अलग स्टेप्स के अंदर खेती की जाए। जमीन की ऊपर की जो मिट्टी है उसको नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर किया जाए। बार बार इस चीज को करने से जमीन की फर्टिलिटी बनी रहती है। इसके अलावा दूसरा है टेरेस फार्मिंग। ऊंचे इलाकों पर जब तेज बरसात आती है तो ऊपर का सारा पानी नीचे बहकर आ जाता है और उसके साथ मिट्टी भी कटकर आ जाती है। उसको अगर आपको रोकना है तो आप जगह जगह पर स्टेप्स टाइप के बना दीजिए। माउंटेन्स पर जब आप इस तरह की खेती करेंगे तो ऊपर की मिट्टी बहकर नीचे तक नहीं आएगी और उसके मिनरल्स भी वहीं बने रहेंगे, तो वो मिट्टी आपके लिए बहुत काम आएगी। इसके बाद स्ट्रिप्स क्रॉपिंग। खेती करनी है तो उसके लिए छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स बना दी जाए जो कि ढलान की तरफ उतरती हुई हो। उससे भी अगर मिट्टी ऊपर से बहकर नीचे आएगी तो जितनी भी मिट्टी है वो आपके एरिया में ही रह जाएगी। और लास्ट आता है शेल्टर बेल्ट्स। सीक्वेंस के अंदर जब आप पेड़ों को लगाते हैं तो सीक्वेंस में लगाए हुए पेड़ों से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ना तो बहता हुआ पानी और ना ही तेज चलने वाली हवा वहां से मिट्टी को हटा नहीं पाती, और सबसे ज्यादा फायदा मिलता है उस पर्टिकुलर एरिया को जिस एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर शेल्टर बेल्ट को बनाया गया है। उस शेल्टर बेल्ट को बनाने से सबसे ज्यादा फायदा उस एरिया के लोगों को होता है क्योंकि वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो आज